अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सीवीएस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फेटिक्स मेक अप द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यू ऑल know this already. These structures transport life supporting oxygen and nutrients to cells, remove metabolic waste products and carry hormones from one part of the body to another. तो ये जो आपका सारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें आपको पता है ब्लड जो है वो रन करता है वेसल्स में, एंड इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल। और जितना भी वेस्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होती है सारा वापस ले आते हैं। एंड हार्मोन्स भी जो होते हैं सारे वो ये ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। सर्कुलेशन रिक्वायर्स नॉर्मल हार्ट फंक्शन बिकॉज द हार्ट्स कॉन्टीन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस प्रोपेल ब्लड थ्रू द सिस्टम। अब आपको पता है ये हार्ट की पंपिंग से लपटप इस तरह जो आप हेयर करते हैं, तो इससे जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की ये रिक्वायर्ड है हार्ट की कांस्टेंट जो है पंपिंग से। A critical balance exists between myocardial oxygen supply and demand. A decrease in oxygen supply or an increase in the heart muscle oxygen demand can disturb this balance and threaten myocardial function. अब अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर रहा है, कोई लेबरर है, कोई इसमें स्पोर्ट्स में है या आर्मी में है, उनको बहुत ज़्यादा वो एक्सरसाइजेज और वो करना पड़ता है हार्ड वर्क, तो जो है वो डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है और जो सप्लाई है वो तो वैसे ही चल रही है, तो ये एक जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है बैलेंस में। द फोर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड आर हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, मसल मास एंड वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन। ये फैक्टर्स जो हैं ये डिटर्मिन करते हैं ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। नॉर्मल फिजियोलॉजी पे आ जाए। इफ़ मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेज सो मस्ट ऑक्सीजन सप्लाई। अब अगर डिमांड इंक्रीज़ कर रही है बॉडी में तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई भी वैसी बढ़नी चाहिए। टू अफेक्टिवली इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन मस्ट ऑल्सो इंक्रीज। ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ करनी है तो आर्टरी जो है कोरोनरी आर्टरीज उनकी परफ्यूजन्स को भी बढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा परफ्यूजन उससे करेंगे। टिश्यू हाइपोक्सिया द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस causes coronary arteries to dilate and increase coronary blood flow. जब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, तो ये एक स्टिमुलस है। इट स्टिमुलेट्स कोरोनरी आर्टरीज टू डायलेट, कि वो डायलेट करें और अपना परफ्यूजन इंक्रीज़ करें। नॉर्मल कोरोनरी वेसल्स कैन डायलेट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो 5 to 6 टाइम्स अबव रेस्टिंग लेवल्स। ये इतना ब्लड फ्लो कर सकती हैं इंक्रीज़। रिस्क फैक्टर्स पे आ जाएं। मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एलिवेटेड सीरम लिपिड लेवल्स, ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई है कि ये चीज़ें आपके लिए डेंजरस हैं और आप वो कट डाउन कर देते हैं अपनी लाइफस्टाइल में से, तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले यही है एलिवेटेड सीरम लिपिड लेवल्स, इंक्रीज लो डेंसिटी एंड डिक्रीज्ड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल। आपको पता है जो HDL है वो गुड फॉर्म है, ठीक है, तो उसको लेवल थोड़ा हायर होना चाहिए और बाकी जो है ये LDL वगैरह ये सारे कम होने चाहिए। हाइपरटेंशन, कुछ लोगों की टाइप ए पर्सनैलिटी होती है और दे आर ऑल द टाइम हाइपरटेंसिव, तो हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए। और सिगरेट स्मोकिंग आपको क्विट करनी चाहिए। डायबिटीज़, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, शुगर कंट्रोल करें, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, स्ट्रेस नहीं लेनी, एंड ओबेसिटी, एक्सेसिव इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सॉल्ट, ये सब आपको अपनी कट डाउन करना है अपनी डाइट में से। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक एज, ओल्ड एज में ये ज़्यादा हो जाता है। और मेल जेंडर में ये कॉमन है। फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी ज़्यादा है, और रेस, सर्टन रेसेस में ये कॉमन है। ये देखें पिक्चर, इसमें यही सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपको दिखाए गए हैं। नोइंग द बेसिक्स फॉलोइंग डिजीजेज विल बी डिस्कस्ड। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे, एथरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इस्कीमिया, अंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड हार्ट फेलियर।
So first is atherosclerosis. Coronary artery disease causes the loss of oxygen and nutrients to myocardial tissue because of poor coronary blood flow. कॉरोनरी आर्टरी की अगर डिजीज़ हो जाती है तो क्या होगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स हार्ट को नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि कॉरोनरी ब्लड फ्लो इन बहुत पुअर है। कॉजेज़ क्या हैं इसकी, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कॉरोनरी आर्टरी स्पैज़म। So what is atherosclerosis? Atherosclerosis is the most common cause of coronary artery disease. In this condition, fatty fibrous plaques, possibly including calcium deposit, progressively narrow the coronary artery lumen. या आपकी जो ल्यूमन होती है उसके अंदर ये सारे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, फैट और ये फाइब्रस प्लाग, उस पर कैल्शियम डिपॉजिट होता है और वो जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाती है, विच रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट कैन फ्लो थ्रू देम। अब जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, दिस कैन लीड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड इवेंचुअली नेक्रोसिस। अब ये जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा, ब्लड सप्लाई जा नहीं सकेगी और इवेंचुअली नेक्रोसिस हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी स्पैजम्स कैन ऑल्सो इम्पीड ब्लड फ्लो। These spontaneous sustained contraction of one or more coronary arteries occlude the vessel, reduce blood flow to the myocardium and cause angina। ठीक है, स्पॉन्टेनियस स्पैज़म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है आर्टरीज़ की और वो ऑक्लूड कर देता है वेसल को और वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मायोकार्डियम तक पहुँच पाती। विदाउट ट्रीटमेंट इस्कीमिया एंड इवेंचुअली MI रिजल्ट्स। पैथोजेनेसिस पे आ जाएं। एथेरोस्क्लेरोसिस इज प्रोपोज्ड एज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एंड हीलिंग रिस्पॉन्स ऑफ द आर्टीरियल वॉल टू एंडोथीलियल इंजरी। जब भी एंडोथीलियल जो है वो लाइनिंग जो है वो ब्रीच होगी, वो ख़राब होगी तो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एंड हीलिंग रिस्पॉन्स ऑफ आर्टीरियल वॉल टू एंडोथीलियल इंजरी। यही बात है कि एंडोथीलियल जो है इंजरी के बाद ये सारा जो है स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। Atherosclerosis progresses in the following sequence: endothelial injury and dysfunction causing increased vascular permeability, leukocyte adhesion and thrombosis होगा। accumulation of LDL होगा वॉल में, मोनोसाइट एडहेयर करेंगे एंडोथीलियम के साथ और माइग्रेट करेंगे इंटीमा में और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे मोनोसाइट मैक्रोफेजेस में और फोम सेल्स में। प्लेटलेट वहाँ पे एडहेयर करेंगे एंड फैक्टर्स रिलीज होंगे फ्रॉम एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेस एंड वेस्कुलर वॉल सेल्स। स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनेगी और टी सेल्स वहाँ पे आ जाएंगे। लिपिड एक्यूमुलेट होगी एक्स्ट्रा सेलुलरली और भी इंट्रा सेलुलरली भी। दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एंडोथीलियल इंजरी है, ल्यूकोसाइट एडहेजन एंड थ्रोम्बोसिस है, एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स होगा वेसल वॉल में, मोनोसाइट एडहेजन होगी, देन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे मैक्रोफेजेस और फोम सेल में और स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन होगी और टी सेल्स आएंगे, लिपिड एक्यूमुलेट होगी। अब ये फिगर में भी यही दिखाया गया है, ये देखें ये हेल्दी वेसल है। उसके बाद ये फैटी स्ट्रीक है, इसमें ये लिपिड जो है वो ऐसे लाइनिंग उसके साथ एंडोथेलियल इंजरी में ऐसे ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उसके बाद ये आर्टरी ल्यूमन जो है ये सारा जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। देखें फाइब्रोफैटी प्लाग होगा, कॉम्प्लिकेटेड प्लाग होगा, रप्चर हो सकता है, थ्रोम्बस जो है ये आपको नज़र आ रहा है। सो व्हाट इज़ एंजाइना? Angina is characterized by episodic ischemic cardiac pain of variable intensity. Pain is due to reversible myocardial ischemia. It can be reversed. Types of angina पे आ जाएं। Stable angina. Stable angina occurs when coronary artery supply renders the blood supply inadequate whenever the myocardial demand increases. डिमांड बहुत बढ़ गई है और जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सारे जब बहुत ज़्यादा अगर एग्जर्शन करें तो फिर ये एकदम पेन शुरू हो जाती है, एग्जर्शन से होती है और अगर आप बैठें या रेस्ट करें तो ये ठीक हो जाती है। वेरिएंट एंजाइना इट अकर्स ड्यू टू कोरोनरी वेजोस्पैज्म, वेजोस्पैज्म हो जाएगा कोरोनरी वेसल का और इट अकर्स एट रेस्ट। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? इट अकर्स एट रेस्ट और इसका ना कोई काम से लेना देना नहीं है, ये
लेटे लेटे भी हो सकता है, और इसमें कोई भी ना उसका एग्जर्शन का रोल नहीं है, और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकेशन जो है वो करना पड़ता है। सीरियस पेन होती है और ये फेड भी नहीं होती। पैथोजेनेसिस क्या है एंजाइना की? एथेरोस्क्लेरोसिस कॉजिंग ल्यूमिनल नैरोइंग, वेसल्स एबिलिटी टू डायलेट इज़ इम्पेयर्ड। वहाँ पे सारा वेसल में लिपिड एक्यूमुलेट हो गई है, वो स्टिफ हो गई है, वो डायलेट तो हो नहीं सकती। सो इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, लेस ऑक्सीजन लीड्स टू एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी, जिससे आपको पता है बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। अब पीएच रिड्यूस होगी और पेशेंट को पेन होगी। डायग्नोसिस क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, एकोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन यानी कि एंजियोग्राफी, हार्ट सीटी स्कैन। प्रिवेंशन क्या है? देखें, जितने भी मैंने आपको रिस्क फैक्टर शुरू में बताए थे कि ये मॉडिफाइएबल हैं, नॉन मॉडिफाई, तो जो मॉडिफाइएबल हैं उनको आपने ठीक करना है। आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, अपना हेल्थ ठीक रखना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हेल्दी फूड लेना है, फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, और स्ट्रेस लेवल जो है वो रिड्यूस करना है। स्ट्रेस नहीं लेनी, परेशानी से जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती बल्कि और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेनी। नेक्स्ट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। Myocardial infarction and acute coronary syndrome results from reduced blood supply through one of the coronary arteries. Blood flow reduce हो जाता है. So this causes myocardial ischemia, injury and necrosis. पैथोफिजियोलॉजी क्या है एमआई की? पेशेंट्स विद acute coronary syndrome have some degree of coronary artery occlusion. ठीक है, उनमें occlusion होती है of some degree. Development begins with rupture और erosion of atherosclerotic plaque. वो जो प्लाग बन जाता है, जिसमें आपको मैंने बताया था मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स, टी सेल्स आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाते हैं, प्लेटलेट्स, वो सारा जो प्लाग है ना वो इरोड कर जाता है, उसकी इरोजन हो जाती है या रप्चर हो जाता है। दिस रप्चर रिजल्ट्स इन एडहेजन, फाइब्रिन क्लॉट एंड एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन। ये तीनों चीज़ें होंगी। फिर अ थ्रोम्बस प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूड्स ब्लड फ्लो थ्रू एन अर्ली थ्रोम्बस डजंट नेसेसरीली टोटली ब्लॉक ब्लड फ्लो। जो अर्ली होता है वो टोटली ब्लॉक नहीं कर पाता। दिस थ्रोम्बस इज फुल ऑफ प्लेटलेट्स, इसमें प्लेटलेट्स ही प्लेटलेट्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ओक्लूजन द इफेक्ट इज एन इम्बैलेंस इन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। अब ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड में। द पार्शियली ओक्लूडेड वेसल में हैव डिस्टल माइक्रोथ्रोम्बाई डेट कॉज नेक्रोसिस इन सम मायोसाइट्स। अब ये जो पार्शियली ओक्लूडेड वेसल होती है, इसमें कुछ माइक्रोथ्रोम्बाई भी जो होते हैं ना वो फ्लो कर रहे होते हैं ब्लड में, और वो नेक्रोसिस कर देते हैं मायोसाइट्स की। If small vessel infarct, the patient is at high risk for MI, which may progress to non-ST elevation MI. If small, अगर small vessel का infarct है तो ये progress कर जाएगा non-ST elevation MI में. Usually only the innermost of layer of the heart is damaged. If reduced blood flow through one of the coronary arteries causes myocardial ischemia, injury and necrosis, ST segment elevation MI results. ठीक है, वन अगर कॉरोनरी आर्टरी में होगा, स्मॉल वेसल की हम बात नहीं कर रहे, कॉरोनरी आर्टरीज में होगा तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई होगा। द डैमेज एक्सटेंड थ्रू ऑल मायोकार्डियल लेयर्स। ये देखेंगे ईसीजी है, इसमें आप ये एसटी एलिवेशन देख रहे हैं, टी वेव इन्वर्जन भी हुई है, और आगे ये एसटी डिप्रेशन है और ये टी वेव इन्वर्जन है। MI results from prolonged ischemia to myocardium with irreversible cell damage and muscle death. Irreversible है cell damage and muscle death. Functionally, MI causes reduced contractility with abnormal wall motion, altered left ventricular compliance, reduced stroke volume, reduced ejection fraction, and elevated left ventricular and diastolic pressure. Contractility कम हो जाएगी, left ventricular compliance जो है वो चेंज हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो आगे को नहीं कर पाएगा पंप, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वो आगे को पंप नहीं कर पा रहा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ऑल MIs हैव सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस और इन्फार्क्शन सराउंडेड बाय एन एरिया ऑफ इंजरी। द एरिया ऑफ इंजरी इज सराउंडेड बाय रिंग ऑफ इस्कीमिया. Tissue regeneration doesn't occur after an MI because the affected myocardial muscle is dead.
सो इसमें जो है रीजनरेशन नहीं होती, जैसे पहले ही बताया कि इरिवर्सिबल होता है। स्कार टिश्यू डेट फॉर्म्स ऑन द नेक्रोटिक एरिया में इनहिबिट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब जो स्कार एक रिजिड सा एरिया, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो शो नहीं करेगा। When this occurs, the compensatory mechanism, vascular constriction, increased heart rate, and renal retention of sodium and water kick in to try to maintain cardiac output. Ventricular dilatation also may occur if lot of scar tissue forms. Contractility may be greatly reduced. The patient may develop heart failure or cardiogenic shock. अब बॉडी इसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है, वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और जो किडनीज होती हैं वो कंजर्व करना शुरू हो जाती हैं सोडियम एंड वाटर को, और वेंटिकुलर डायलिटेशन भी होती है। अब ये सारा बॉडी ट्राई तो करेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो फिर पेशेंट हार्ट फेलियर या कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाता है। So what are the warning signs of heart attack? Systemic inability to sleep, cold sweat, discomfort in other areas of the upper part of the body, chest discomfort, shortness of breath, paleness or clammy skin, dizziness or lightheadedness, unusual fatigue, weakness, aches, vomiting, nausea, abdominal pain। अगर इनमें कोई भी symptom है तो please you get yourself checked। सो डायग्नोसिस क्या, ईसीजी और कार्डियक बायोमार्कर्स करा लेंगे। ट्रोपोनिन हम कराएंगे 4 to 8 आवर में ऑनसेट होता है, पीक 12 to 24 आवर्स में, और ये ड्यूरेशन होती है ऑलमोस्ट 10 डेज़ की। CKM भी करा देंगे 4 to 9 आवर्स में, इसका ऑनसेट होता है 24 आवर में ऑलमोस्ट पीक आ जाती है, और 48 to 72 आवर्स तक ये रहता है। मायोग्लोबिन अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में ऑनसेट हो जाता है, 4 to 12 आवर्स में इसकी पीक होती है, और ये इट रिटर्न्स टू बेस लाइन। सो ट्रीटमेंट क्या है, इमीडिएट ट्रीटमेंट इसमें मॉर्फिन देंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन, थ्रोम्बोलिटिक्स, एंटीकोएगुलेंट्स, टूथ सॉफ्टनर्स एंड सिडेटिव्स। So next is heart failure, when the myocardium cannot pump effectively enough to meet the body's metabolic needs, heart failure occurs। ठीक है, पंप नहीं इफेक्टिवली कर सकता मायोकार्डियम, और जो बॉडी नीड्स है उनको मीट ही नहीं कर सकता, तो फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा। इट कैन बी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, हाई आउटपुट, लो आउटपुट, एक्यूट और क्रॉनिक। Acute refers to the timing of the onset of symptoms and whether compensatory mechanisms kick in. Typically, fluid status is normal or low and sodium and water retention don't occur। बड़ी जल्दी से इसका onset हो जाता है, और compensatory mechanism हम देखते हैं कि whether वो start हुए हैं कि नहीं, और fluid status जो होता है ना इसमें normally low होता है या normal होता है, और sodium and water retention अभी नहीं हुई होती। In chronic heart failure, signs and symptoms have been present for some time. Compensatory mechanisms have taken effect and fluid volume overload persists. Drugs, diet changes and activity restrictions usually control symptoms। अब ये over the period of time develop होता है, और compensatory mechanism जो होते हैं वो start हो गए होते हैं, और fluid volume overload जो होता है वो persist कर रहा होता है। So left sided heart failure क्या है, the left ventricle of the heart are not able to pump blood properly। राइट जो साइडेड है उसमें राइट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट आर नॉट एबल टू पंप ब्लड। डायस्टोलिक में क्या होता है, द मसल्स ऑफ द हार्ट बिकम स्टिफर और हार्डर देन नॉर्मल। सिस्टोलिक में द हार्ट मसल्स आर अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट टू पंप आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कॉजेज क्या है हार्ट फेलियर में, रिजल्ट फ्रॉम प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी ऑफ द हार्ट मसल, फॉर एग्जांपल एन इन्फार्क्शन दैट इम्पेयर्स वेंट्रिकुलर फंक्शन एंड प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम पंपिंग इनफ ब्लड। मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेज हो सकती हैं, वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग डायस्ली ड्यू टू ब्लड वॉल्यूम दैट्स टू लो फॉर द वेंट्रिकल टू पंप, फॉर एग्जांपल इन माइट्रल स्टेनोसिस, जिस तरह आपको पता है रेमेटिक हार्ट डिजीज में होता है। सिस्टोलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है लाइक दैट such as excessive cardiac workload caused by volume overload or pressure overload limit the heart pumping ability। volume overload, mitral or aortic insufficiency, pressure overload, aortic stenosis and systemic hypertension। ये देखिए राइट हार्ट फेलियर है, कंजेशन ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज़ होगा, डिपेंडेंट एडिमा एंड असाइटिस, लिवर कंजेशंस, साइन रिलेटेड टू इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, जीआई ट्रैक्ट में एनोरेक्सिया, जीआई डिस्ट्रेस एंड वेट लॉस। लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एक्टिविटी इंटॉलरेंस एंड साइंस ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, पल्मोनरी कंजेशन, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, साइनोसिस होगा एंड साइंस ऑफ हाइपोक्सिया आएंगे, पल्मोनरी एडीमा होगा, ऑर्थोपनिया, कफ विथ फ्रॉटी स्पूटम एंड पेरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। क्लिनिकल फीचर्स में यही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेलिंग ऑफ फीट एंड लेग्स, क्रोनिक लैक ऑफ एनर्जी,
difficulty in sleeping due to breathing problems, swollen or tender abdomen with loss of appetite, cough with frothy sputum, increased urination at night, confusion, impaired memory, sudden weight gain. डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ईसीजी करवाएंगे पेशेंट की, एकोकार्डियोग्राम कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, पेप मॉनिटरिंग कराएंगे। ट्रीटमेंट प्लान में यही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर, एस्पिरिन, स्टैटिन्स, एस इनहिबिटर्स देंगे और सिम्टम्स के लिए हम जो है बीटा ब्लॉकर्स, वेरापेमिल एंड डाईहाइड्रोपिरिडीन, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स और इन्वेसिव मैयत में कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कैबिज कर लेंगे। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी, लेज़र एंजियोप्लास्टी करा लेंगे। ट्रीटमेंट में यही है, रेस्ट डायूरेटिक, साइनोट्रोप, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेटर, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स, ऑक्सीजन, बायोवेंट्रिकुलर पेसिंग एंड वेल्वुलर ट्रांसप्लांट। नर्सिंग मैनेजमेंट में यही है, एलिवेट करना है आपने पेशेंट का हेड, ऑक्सीजन देनी है और जो है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आपने देखने हैं, लो सॉल्ट डाइट, मेडिकेशंस के बारे में पेशेंट को बताना है, वेट के बारे में और वेट 90 मिनट्स आफ्टर मील्स टू एक्सरसाइज, अवॉइड एक्सट्रीम्स इन वेदर। नेक्स्ट इज़ हाइपरटेंशन। Hypertension is intermittent or sustained elevation of diastolic or systolic blood pressure. Sustained systolic blood pressure of 139 mm mercury or higher or systolic blood pressure 89 mm mercury or high. टाइप्स क्या होती हैं? एसेंशियल, आइडियोपैथिक है मोस्टली, सेकेंडरी रिलेटेड टू अनदर डिजीज, मेलिग्नेंट, सीवियर, फल्मिनेंट फॉर्म। कॉजेज क्या है? हाइपरटेंशन में भी कॉज बाय इंक्रीजेज इन कार्डियक आउटपुट, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और बोथ। Cardiac output is increased by condition that increase heart rate or stroke volume. Peripheral resistance is increased by factors that increase blood viscosity or reduce the lumen size of vessel, especially arterioles. Pathophysiology theories पे आ जाएं, changes in arteriole causing increased resistance, abnormally increased tone in sensory nervous system causing increased peripheral vascular resistance, increased blood volume resulting from renal or hormonal dysfunction, increase in arteriolar thickening caused by genetic factors leading to increased peripheral vascular resistance, abnormal renin release resulting in the formation of angiotensin II which constrict the arterioles and increases blood volume. ये देखें, ये किडनीज रिलीज करते हैं रेनिन इन ब्लड। रेनिन हेल्प करता है कन्वर्ट एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिन 1 is converted to angiotensin 2 in the lungs and angiotensin 2 causes arteriolar constriction and aldosterone secretion. अब एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? वो करेगा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन और रिटेन सोडियम एंड वाटर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। सो आर्टीरियोलर constriction होगी, it increases peripheral vascular resistance and increase blood volume and vascular resistance cause hypertension. सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैसे हो सकती है? रीनल डिजीज़ की वजह से, डायबिटीज़, डिसफंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, प्रेगनेंसी एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्या होगा? पेशेंट को सीवियर हेडेक होगी, विजन प्रॉब्लम्स, फटीग, चेस्ट पेन, ट्रबल ब्रीदिंग, इरेगुलर हार्ट बीट और पाउंडिंग इन योर चेस्ट, नेक और ईयर्स, ब्लड इन द यूरिन। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, TIAs हो सकते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स, रेटिना में ब्लाइंडनेस, हार्ट में MI, किडनीज में प्रोटीन यूरिया एडीमा एंड इवेंचुअली रीनल फेलियर। टेस्ट हम क्या कराते हैं? ECG, चेस्ट एक्सरे, यूरिन एनालिसिस। ट्रीटमेंट में although essential hypertension has no cure, drugs and modifications in diet and lifestyle can control it. Generally, lifestyle modification is the first treatment used, especially in early mild cases. If this doesn't work, the doctor may prescribe diuretics and various types of antihypertensives.